मेहनत किया है। यहाँ सिर्फ नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेश में जाके, नागालैंड में जाके, असम में जाके मैंने प्रचार किया बीजेपी पार्टी के लिए, लेकिन मुझे टिकट डिनाई किया गया है बिना कारण से। अभी तक वो कारण को मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है। मैं मीडिया अनकॉन्टेस्ट का पोजीशन में था, फिर भी मुझे टिकट डिनाई किया गया। किस कारण से टिकट डिनाई किया गया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया।
नजर का कैसा है जादू, लगता है मुझको तुझी हो गया ओ। आपका ये इनडायरेक्ट जो आपका ये कैंपेन पॉलिटिकल कैंपेन क्या आपका ये स्टार्ट हो गया आपका जो अपकमिंग इलेक्शन के लिए? हाँ, वैसे आज असली जो प्रोग्राम जो रखा है वो है हाउस वार्मिंग एंड प्योर ऑर्गेनिक मेगा पिकनिक रखा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन और कल्चर कंपटीशन हुआ है। हकीकत में मैं बताना चाहूँगा, आप आज का जो दिन है आप ये सोचिएगा कि ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम जैसा ही था, लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल कलर लेके अगर यह प्रोग्राम करता तो यहाँ पे जो भी गाँव बुरा जो जॉब करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, नहीं आ सकते हैं। तो मैंने एक पिकनिक का रूप रखा है। तो उस बहाने में मैंने जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग को मिलने का भी मौका मिला, और आज एक हिस्टोरिक गैदरिंग हुआ है। मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना गैदरिंग होगा। तो आज का गैदरिंग जो है प्योरली है पॉलिटिकल, आप समझ लीजिएगा कि इट वाज ए पॉलिटिकल गैदरिंग। और मोर देन 7,000 शायद आदमी आया होगा, गिना नहीं है, लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आदमी आया है। और प्रोग्राम आज से नहीं बल्कि कल से शुरू हुआ था। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कल से शुरू हुआ था। और आज सुबह घर का हाउस वार्मिंग जो डेडिकेशन प्रेयर हुआ, तो उसके बाद फिर गेम्स स्पोर्ट्स हुआ, कल्चर कंपटीशन हुआ। उसके बाद अभी हमने भाषण दिया, आप सबने सुना है। मेरा जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ने भाषण दिया, मेरा सेक्रेटरी ने भाषण दिया, और मेरा यहाँ की जो पूर्व यानी फॉर्मर MLA मेरा बड़ा भाई निक कामिन ने भी भाषण दिया। जो लिखा सोनी जो अपकमिंग लीडर यानी इंटेंडिंग कैंडिडेट जो लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है लिखा सोनी ने भी भाषण दिया। और यहाँ पे बहुत चीज़ ख़ास तौर पे मेरा वाइफ ने भी भाषण दिया और मैंने भी दिया। और मैं भाषण में आप सब ने सुना है कि मैं ख़ास तौर पे बहुत 4 साल ज़्यादा हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इस तरीके से मिलने का मौका नहीं मिला। तो आज एक हिस्टोरिक गैदरिंग हुआ, मिराकलस गैदरिंग हुआ। तो मैंने अपना दिल का बात को मैंने आज रखा है। तो उस पर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा, अदरवाइज़ तो मैंने जितना बोलना था मैंने आज बोल चुका है और बोल दिया है। सर आपको ऐसे लिखा से आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक बहुत एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बहुत उम्मीद रखता है। 2019 को भी बहुत उम्मीद रखा था आपको, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है 2019 को आप जो पब्लिक को सेवा नहीं करते। इस साल क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? और आज जो मास गैदरिंग हुआ है इसको देख के आपको क्या लगता है सर? 2024 का इलेक्शन क्या आपका पास आपका हवाले होगा कि आपका साथ में जाएगा? 2019 में किस कारण से चुनाव नहीं लड़ा उसको तो मैंने आप सबको बता चुके हैं, आप सब ने सुना है कि कारण क्या था और क्या नहीं था। तो इस बार 2024 यानी मैं पहले भी बता चुका है कि मैं एक नेता हूँ, मैं एक लीडर हूँ। तो लीडर जो है, हम लोग अभी डेमोक्रेसी कंट्री में हैं, यहाँ पे लीडर जो है
लीडर को यहाँ के पब्लिक चुनते हैं, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुझे चुनने के लिए तैयार हैं। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर लोग तैयार है तो मैं तो पहले से भी बोल चुका है कि मैं इस बार चुनाव लड़ेंगे, लड़ने जा रहे हैं, और इस बार मेरा पॉलिटिकल कैरियर में मेरा एक टर्निंग पॉइंट भी है। तो जिसने लास्ट टाइम मुझे चुनाव लड़ने से मना किया था उन सब का भी जिम्मेदारी है, और जिसको मैंने अनकॉन्टेस्ट किया था उन सब का भी जिम्मेदारी है कि इस बार मुझे लीडर बनाना चाहिए, और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसमें एक कहावत है, आपने डायलॉग भी सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वालों की नाम। तो लीडर और कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी लिखा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर बनने का नाम ऊपर वाला की इच्छा से होता है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपना जो मेहनत करते हैं बाकी ऊपर वाला के हाथ में होता है। मैं लीडर हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं डिक्लेरेशन में पहले भी बोल चुका है, इसलिए मैं बोला कि डेमोक्रेसी कंट्री में असमिस में बोलता है राजे रोजा, पब्लिक ही किंग होता है। हम लोग एक कार्यकर्ता जैसा है, हम लोग एक मैसेंजर जैसा है। अगर मेरा यहाँ के पब्लिक अगर मुझे चाहते हैं तो मैं ऐसा भी लीडर है, हमेशा लीडर रहेगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पब्लिक नहीं चाहने से मैं जितना चिल्लाने से भी होगा नहीं है। तो ये हर चीज़ अभी यहाँ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक के हाथ में है। सर आपको पहले भी एक बार मौका मिल चुका है, पहले भी आपने बहुत काम किया एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। अभी आपका जो प्रेजेंट एमएलए है, यहाँ का मिनिस्टर भी है, उसने भी बहुत कोशिश किया डेवलपमेंट करने के लिए अपना एरिया को। और क्या क्या बाकी रह गया? अगर आप इस बार इलेक्शन में उतरेंगे तो क्या एजेंडा रहेगा आपका? मैंने पहले भी बता चुका है, हर नेता जहाँ भी जो भी नेता बनते हैं विकास तो करते हैं, लेकिन मैं हकीकत के साथ बोल रहा हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी में 16 एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं समझता हूँ कि मैं अपना एजुम्पशन है कि हकीकत भी है कि विकास मैं जितना किया बाकी इतना नहीं कर पाया और नहीं कर पाएंगे। हाँ, आने वाला कल को नहीं बोल सकते, अभी तक मैंने विकास बहुत ज़्यादा किया है। और इस बार अगर यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अगर मुझे फिर चाहते हैं तो मैंने पहले ही बोल चुका है, मैं तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं अगर इन सबको मैं एक पब्लिक को कमांड नहीं कर सकता हूँ। मैं पब्लिक को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप सब चाहते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सर अभी तक हम लोग का एक्चुअली में देखा जाए तो 3 कैंडिडेट हम लोग को दिखाई मिल रहे हैं। उस दिन रिसेंटली हम लोग का तोकुक प्रकाश जो ताकुंग जी है वो भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो उन्होंने बताया कि यूथ को लेके खास करके काम करना चाहते हैं। वो हम लोग का एक्चुअली में ऑफिसर्स बहुत है, लेकिन यूथ एंटरप्रेन्योर बहुत कम है। वो यूथ को डायरेक्ट फोकस करके आगे जाने के लिए करते हैं। आप सर क्या डायरेक्शन होगा, आपका क्या काम है उसको लेकर? वैसे मैं वही पहले बता चुका है कि जो क्वालिटी एक लीडर को होना चाहिए मेरा पास सब कुछ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूथ जितने भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ नहीं बल्कि सारा अरुणाचल के यूथ मुझे एक यूथ आइकन की तरह मानता है। तो मैं जितने यूथ के लिए सोचता हूँ, वुमेन के लिए सोचता हूँ, शायद कोई लीडर सोचते हैं, क्योंकि देश प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ताकत है, फ्यूचर है, वो यूथ और वुमेन में होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ताकत यूथ और वुमेन में होता है। तो जब मुझे अगर कोई प्रदेश के लोग मुझे यूथ आइकन मानते हैं, 100% नहीं बोल रहा लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज मुझे मानते हैं, तो और हमसे ज़्यादा अच्छा यूथ लीडर तो मिलेंगे नहीं। तो उसके साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अगर बोला जाए तो मैं यहाँ का विकास जो बिल्कुल मैंने तन मन से किया है और बहुत किया है। कुछ बचा कुचा जो विकास करना है, अगर मुझे यहाँ के लोग मौका देंगे तो मैं ज़रूर उसको पूरा किया जाएगा। मेरा एक सपना था, मैं एक पहले ही बता चुका है कि एक जैसे कि एक्चुअली को एक स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखना चाहता था। मैंने कोशिश किया, एक्चुअली पहले डेजर्ट की तरह था। मैंने 10 किलोमीटर दूर से पानी लेके आया एक्चुअली डिवीजनल कमिश्नर में, और डिवीजनल कमिश्नर भी बनाए जो कि नेक्स्ट टू कैपिटल है। इसको मैं एक ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक स्विट्ज़रलैंड के रूप में देखना चाहता था। तो मैं नेता बन के कोशिश किया और मैं प्रैक्टिकली फिजिकली भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये इसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए एक एक्चुअली एक हैपनिंग प्लेस होना चाहिए। कि मेरा शुरू से कोशिश है, अभी भी कोशिश है। सर जब भी पब्लिक लोग से हम लोग बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि
आपको लेके कंफ्यूजन होता है कि लास्ट मोमेंट में आपको पार्टी टिकट नहीं मिलता है, लास्ट ईयर जो वैसे हुआ। इस बार को लेके सर, इस बार क्या है आपका तैयारी, क्योंकि एनसीपी का आप प्रेसिडेंट है नेशनल यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का, तो क्या है इस बार का सर स्टेटस आपका पार्टी टिकट को लेके? मैं वही बोल रहा हूँ कि हमेशा पार्टी टिकट का बात करते हैं। तो लास्ट टाइम तो मैं एक बीजेपी पार्टी टिकट का कंटेंडर था, और कंटेंडर नहीं बल्कि मेरा नाम में ऑलमोस्ट सब जगह पे डिक्लेयर हो चुके थे। तो बिट्रेल तो मैंने नहीं किया, शायद पार्टी ने किया होगा। मुझे पार्टी टिकट नहीं देने का कोई रीज़न बिल्कुल नहीं था। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा 100% अनकॉन्टेस्ट का पोजीशन में था, फिर भी मुझे टिकट डिनाई किया गया। किस कारण से टिकट डिनाई किया गया मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बार तो आप सब जानते हैं कि इस बार मुझे प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाया, एनसीपी अजित पवार का अध्यक्ष बनाया मुझे अजित पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी ने। तो इस बार तो टिकट का सब्जेक्ट तो बंद हो जाता है, क्योंकि टिकट को मैं ही साइन करने जा रहा हूँ। जो मेरा पार्टी का टिकट मैं खुद ही साइन करूँगा, तो अपना टिकट में तो साइन करेंगे ही ना। तो इसलिए इस बार टिकट का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक मेरा समझ में नहीं आता है कि मुझे लास्ट टाइम जो टिकट क्यों डिनाई किया गया है। आप लोग ही उन लोग जो बीजेपी पार्टी का हाई कमान को आप लोग ही मेरे लिए पूछिएगा कि लिखा शाह ने इतना विकास किया एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और पार्टी के लिए इतना मेहनत किया। यहाँ के जो 99.9% जो क्रिश्चियन है यहाँ पे, और 99.9% कांग्रेस पार्टी को मैंने 100% बीजेपी में मार्च करा के यहाँ के जो विकास को डिसीजन स्पॉट लेके मैं पार्टी का नारा लगा के मैंने इतना मेहनत किया है। यहाँ सिर्फ नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेश में जाके, नागालैंड में जाके, असम में जाके मैंने प्रचार किया बीजेपी पार्टी के लिए। लेकिन मुझे टिकट डिनाई किया गया है बिना कारण से। अभी तक वो कारण को मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है। मैं मीडिया प्रतिनिधि को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ही सही, आप लोग ही यू ऑल आर द राइट पर्सन कि आप जाके बीजेपी हाई कमान को लिखा शाह को लास्ट टाइम 2019 में टिकट डिनाई करने का कारण को आप लोग ही पूछिए। मैं क्यों पूछूँ? आप लोग पूछना चाहिए, और आप लोग को ही मैं पूछूँगा, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। फिर भी मैं टिकट डिनाई करने के बावजूद भी मैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूँ मैं वफादार, जो भी सरकार का साथ रहता हूँ, जिस चीफ मिनिस्टर का साथ रहता हूँ, तब भी मैं एक वफादार का साथ रहता हूँ। मैं अपना कमिटमेंट जब देता है मैं विड्रॉ नहीं करता हूँ। फिर भी मुझे टिकट करने का बावजूद भी मैं ईस्टर्न पार्लियामेंट, वेस्टर्न पार्लियामेंट में मैं एक स्टार कैंपेनर बन के दोनों संसद को जिताया, और बहुत सा एमएलए को भी जिताने में मेरा भी हाथ है। मैंने मेहनत करके जिताया है। लेकिन अभी तक मेरा समझ में नहीं आया कि मेरा बीजेपी पार्टी की ओर से कुछ रेसिप्रोकेशन, इंक्लूडिंग हमारा पेमा खांडू साहब जो आज तक मैं वफादार हूँ, आज तक उसका साथ में लॉयल्टी मेंटेन करके हूँ, फिर भी अभी तक मुझे कुछ रेसिप्रोकेशन अभी तक कुछ नहीं मिला है। वो तो हकीकत है, आप जाके पूछ भी सकते हैं कि लिखा सा लास्ट टाइम जो है पार्टी डिसिप्लिन बीजेपी पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो आप अभी भी जाके पूछ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी ने लिखा सा के लिए क्या किया। वो आप जाके आप लोग पूछ के मुझे बताइए, मैं बहुत खुशी होगा। सर, आपने जैसे बताया कि पेमा खांडू का साथ आप भी अभी भी वफादारी से काम कर रहे हैं, तो आप जीत जाने के बाद भी क्या बीजेपी गवर्नमेंट और जो पेमा खांडू साहब का सरकार है उसका साथ मिलजुल के काम करना चाहता है? जो पैन अरुणाचल कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट करते हैं? मैं पेमा खांडू साहब जो है एक यूथ लीडर है, मेरा दोस्त भी है। तो मेरा ये कहना है कि जब मेरा जो बॉस यानी जो नेशनल प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो कि महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और प्रफुल्ल पटेल जी जो है संसद है, और हमारे जो पार्टी एनसीपी अजित पवार जो है स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस विद बीजेपी, हम लोग बीजेपी के साथ अलायंस है। तो ज़रूर मैं जब मेरा नेशनल प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट अगर बीजेपी का स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस है, तो यहाँ भी अगर मेरा चुनाव में मेरा विधायक आएंगे तो यहाँ के जो पेमा खांडू साहब के साथ मिल के हम बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस करके हम विकास करेंगे। हमारे जो अलायंस का ये मतलब नहीं कि हम हर चीज़ उसके अंदर है, लेकिन अपना जो पार्टी का आइडियोलॉजी जो इलेक्शन चुनाव करेंगे इंडिपेंडेंट करेंगे,
लेकिन जो सरकार बनाने में सहयोग हम लोग जरूर देंगे। निशी का जो यूनियन आया था, स्टूडेंट्स यूनियन, तो आप उनका कहना था कि आपने उनको बुलाया है। सर, आपको आपका जो उनको बुलाने का कोई बड़ा कारण है? ये तो I don't think that this question is related to this program. Actually, not only गुवाहाटी, इवन मेरा जो पार्टी के जो लीडर्स है वो भी आए थे, अलग अलग जगह से आए हैं। आज कोई ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज आए हैं। तो इन लोग जो है मुझे मिलने आए थे, मैंने इनवाइट कर दिया कि यहाँ पे आप आ सकते हैं। इन लोग ने आया है। आने के बाद इन लोग का ये कहना है कि यहाँ पे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जहाँ पे गुवाहाटी में पढ़ाई करते हैं, नॉट ओनली गुवाहाटी टीम, मैं जितना इंडिया में हर प्रदेश में जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं मैं उसे का साथ तालमेल रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कहीं भी जाएँ कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। पढ़ाई में हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, सिर्फ गुवाहाटी नहीं बल्कि मेघालय बोलो, तमिलनाडु बोलो, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी हो, यहाँ के जो हमारे प्रदेश का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैं कॉन्टेक्ट में रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि ज़रूरत पड़ने से इन लोग से मदद लेने के लिए, और मैं नहीं बल्कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग के लिए मैं ये सब रिलेशन रखता हूँ।